नमस्कार। काला धन देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रहा था। इस नासूर की सेंधमारी समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रही थी। काला धन भ्रष्टाचारियों के लिए अगर अकूत संपत्ति बनाने का जरिया था, तो वहीं यह आतंकवादियों को अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए अचूक हथियार था। और सरकार ने इसी हथियार पर करारा वार किया है और उन्हें निहत्था कर दिया है। करगिल से लेकर कन्याकुमारी तक सरहद पार बैठे आतंकवाद को घी पिलाने वाले लोग अवैध पैसा झोंक कर न केवल अर्थव्यवस्था में घुन लगा रहे थे, बल्कि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम भी दे रहे थे। सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार काले धन के इस अजगर को निगलने के लिए सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रही थी और आखिरकार 8 नवंबर को काले धन पर जोरदार हथौड़ा मारते हुए 500 रुपए और 1000 की नोटों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने ऐतिहासिक संबोधन में इस साहसिक कदम के जरिए महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के ताबूत में कील ठोकने का दृढ़ संकल्प जताया। माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक कदम से देश में दशकों से जारी आर्थिक आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी। आमतौर पर माना जाता है कि हर साल सीमा पार से करीब 70 करोड़ रुपए के नकली नोट अर्थव्यवस्था में डाले जाते हैं, जिनमें से महज 20-25 करोड़ रुपए जब्त हो पाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 का नोट छापने में पाकिस्तान की आईएसआई को 39 रुपए का महज खर्च आता है, यानी सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है 1000 रुपए का। और ये पैसा लगता है आतंकवाद ही नहीं, नक्सलवाद, उग्रवाद, ड्रग्स के कारोबार और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में। और अंततः राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने इस काले पैसे का इस्तेमाल देश के अमन चैन पर कालिख पोतने में लगाती हैं। फिलहाल 8-10 दिनों में आतंकवादियों की गतिविधियों में कमी आई है। घाटी शांत है, नक्सल खामोश है, पत्थरबाज बेरोजगार हैं, हवाला कारोबार फिलहाल ठप है। और हम इसी की पड़ताल करेंगे अपने आज के कार्यक्रम आमने सामने में कि नोटबंदी के जरिए कैसे और कितना नकेल लगेगा आतंकवाद पर, अलगाववाद पर, नक्सलवाद पर और उग्रवाद पर। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुरक्षा मामलों के जानकार आलोक बंसल जी, साथ ही साथ हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार सचिन चतुर्वेदी जी, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। सबसे पहले आलोक जी आपसे जानेंगे कि कितना करारा वार मानते हैं इसको। बहुत, ये एक क्रांतिकारी कदम है और इस कदम के बाद जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनको जो पोषण मिलता था आर्थिक कंट्रीब्यूशन के द्वारा, वो रुक गया है। अगर आप देखें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में बारी बारी प्रदर्शन करती थी, जब भी वो उसके सदस्य यहाँ दिल्ली आते थे, पाकिस्तान उच्चायोग से बैगों में भर के नोट ले जाते थे जी। वो नोट ले जाना असंभव हो गया है। पत्थर फेंकने वालों को डेली भत्ता दिया जाता था, पत्थर फेंकने रुक गए हैं जी। जो आईएसआई के स्लीपर सेल्स हैं जगह जगह देश में, उनको एक मंथली रिटेनर दिया जाता था, मासिक भत्ता दिया जाता था। आईएसआई वो पैसा नहीं ट्रांसफर कर पा रही है। नक्सलवाद हो, जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उन सब का जो पोषण होता था इन 500 और 1000 के नोटों से होता था, क्योंकि कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व जो है बैंकिंग चैनल से पैसा नहीं पाता जी। और तो और देश में उग्रवाद फैलाने वाले जो विभिन्न वहाबी चैरिटीज ऑर्गेनाइजेशन से पैसा आता था मध्य पूर्व से, वो रुक गया है, क्योंकि ये भी 1000 और 500 के नोटों के माध्यम से आता था। तो जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जितने भी राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, वो रुक गए। और साथ ही साथ काला बाजारी और जो भ्रष्टाचार पे जो नकेल कसी गई है, उसके द्वारा इस तरीके के संगठनों को जो कंट्रीब्यूशन देश के भीतर से भी मिलता था, वो भी। और इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले कई सालों से आईएसआई जो है काउंटरफीट करेंसी, जो जाली नोट बनाने का एक धंधा बना रखा था उन्होंने, उनकी प्रेस है। और जैसा कि सुनने में आया, जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि जो हमारे नोटों में जो 14 सुरक्षा के जो मापदंड है, उसमें से 10 उन्होंने कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उनकी जो स्याही आई है वो उसी जगह से आई है जहां से हम स्याही आयात करते थे। पेपर उन्होंने मॉडिफ ले लिया है। और इस कारण जो है, जैसा कि आपने दिखाया, 70 करोड़ के रोज नोट आ रहे हैं। एक अंदाज के अनुसार सैकड़ों करोड़ के जो जाली नोट हैं आज अर्थव्यवस्था में हैं। और इन्हीं नोटों के से जो आमदनी होती है, उससे आईएसआई अपना गोरख धंधा चलाती है। पर यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सिर्फ राष्ट्र विरोधी तत्वों को सिर्फ जाली नोटों से ही पैसा नहीं मिलता जी। उनको रेगुलर नोटों, क्योंकि आईएसआई ड्रग मनी चलाती है, तस्करी करती है, उससे जो आमदनी होती है वो भी जाती है। लेकिन वो सारी इस राष्ट्र विरोधी तत्वों को इन बड़े करेंसी नोटों में जाती है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई राष्ट्र विरोधी ताकत, अगर आप उसको सोना देंगे तो सोना बेच के नहीं कर सकता, बेचने में समस्या है। बैंकिंग चैनल से के माध्यम से उनका जो ट्रेल है वो ट्रैक हो जाएगी। इसलिए आतंक और जितने भी राष्ट्र विरोधी गैर कानूनी गतिविधियां हैं, वो सिर्फ इन हायर करेंसी डिनोमिनेशन नोट्स के माध्यम से होती थी। और इनके चले जाने से उनका जो स्रोत है, उनकी जो लाइफलाइन है, वो बिल्कुल रुक गई।
सचिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आतंकवाद एक पहलू, उसके अलावा नक्सलवाद, उसके बाद पूर्वोत्तर का उग्रवाद और अब बहुत सारी ऐसी चुनौतियां जो आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती, इन पर कितना बड़ा करारा प्रहार है? नहीं, जैसा बिल्कुल सिंघल जी ने ठीक कहा, एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने था। पिछले एक वर्ष में सरकार ने कई राष्ट्रों के साथ में जो हमारी पुरानी संधियां थी उनको रिविजिट किया, उनको देखा और उनको सुदृढ़ बनाने की तरफ जहां से पैसा आ रहा है उन लोगों को एड्रेस किया गया। उसमें हमारे पड़ोसी राष्ट्र सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, और भी जगह थे जहां पर चर्चा करके इस मामले को सामने लाया गया। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान के साथ जो हमें सहयोग मिला है, उसके चलते कई पश्चिमी राष्ट्रों के साथ जो हमारे समझौते हुए, अब ये जो कदम उठाया गया है ये अत्यंत आवश्यक कदम था जो हमारे ही क्षेत्र में था और हमें इस कदम को लेना चाहिए था। ये कदम काफी पहले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आप अगर देखें, जैसा कि कहा गया, पिछले 15 सालों में इनकी संख्या हमारे करेंसी सर्कुलेशन में कई गुना तेजी से बढ़ी है। दूसरा, जिन देशों के साथ हमारे संबंध थे, जिनके साथ हमारे कई तरह की ट्रीटीज थी, उन ट्रीटीज को दुरुस्त करने की बात और जहां से पैसा यहां आया जा रहा था उसको ठीक करने की बात एक लंबे समय से चल रही थी। और ये लोग यहाँ न सिर्फ टेररिस्ट नेटवर्क को फाइनेंस कर रहे हैं, बल्कि जो बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग से ये लोग बाहर हैं, ये लोग बैंकिंग से भी जुड़े हुए हैं। तो जो टेरर फाइनेंसिंग की बात है, पिछले 1.5 सालों में उस टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के भी कई राष्ट्रों के साथ चर्चाएं हुई हैं। मुझे उन राष्ट्रों के यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन राष्ट्रों के साथ हमारी चर्चाएं हुई हैं। उन लोगों के साथ में कई तरह के नए ट्रीटीज को साइन करने की बात हुई है जो पश्चिम देशों में सेंटर बन करके निकले हैं। जैसे आपने देखा, ब्रसेल्स एक मेजर सेंटर के रूप में उभरा, सिंगापुर एक मेजर सेंटर के रूप में उभरा और स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सेंटर के रूप में उभरा है जहां से फाइनेंसिंग हुई है। तो ये क्षेत्रों को लेते हुए मुझे लगता है कि इस कदम की आवश्यकता हमारे डोमेस्टिक सेक्टर में लंबे समय से थी, अपेक्षित थी और वो सही समय पर लिया गया। रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता है कि जो स्थिति थी, जो आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियां थी, उग्रवाद का पूर्वोत्तर का अगर देखें, आंतरिक सुरक्षा की अन्य चुनौतियां देखें, हथियारों की तस्करी देखें, ड्रग्स का कारोबार देखें, जो अवैध पैसा लगता था, सर्जिकल स्ट्राइक, देखिए मैं इसे सर्जिकल स्ट्राइक एक परोक्ष रूप से ये सर्जिकल कहना नहीं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जैसा हमारे मित्रों ने कहा है कि मैं समझता हूं कि दुनिया में जितने गंदे धंधे होते हैं जी, उसमें काला धन, नकली धन या बिना मेहनत के कमाया धन, ये तीन ही तरह के धन उसमें आते हैं। ये हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार सोच समझ करके हुआ। तो वैसे आज़ादी के बाद सिर्फ 78 में जिसको कहिए मोरारजी ने किया था जी, या प्रधानमंत्री ने, उस समय हमारे पास वो टेक्निक नहीं थी कि कैसे व्हाइट मनी ब्लैक मनी में तब्दील होती है। आज आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आरबीआई पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर सकता है एवरी डे की हमारे फिनेंशियल, मतलब आप सब कुछ है जो सर्कुलेशन में है, कितना पैसा सर्कुलेशन से बाहर है और कितने दिनों के लिए बाहर है। तो आज जो मोदी जी ने कदम उठाया है, मैं समझता हूं कि जाहिर सी बात है कि ये जो जितने आतंकवाद की बातें आपने गिनाई हैं, नक्सलवाद, और जैसा कि मैं वही कह रहा था, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये था कि जो काला धन है हमारे यहाँ जी, जो बाहर गया है, उसके लिए भी याद होगा आपको, मोदी ने शपथ लेने के बाद जब पहली G20 की मीटिंग में वो हुए थे, तब उन्होंने प्रस्ताव लाया था उसमें और कहा था कि सारे देशों को मिल करके जानकारी का आदान प्रदान करना चाहिए, वरना ये एक ऐसी चीज है ब्लैक मनी कि आज भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। और लोगों ने तारीफ की और याद होगा आपको उसके बाद बहुत प्रोग्रेस हुई है। तो ऐसा नहीं है, वो लगातार काले धन के लिए लड़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय संधि में उन्होंने जैसा किया बहुत सारे मुल्कों से किया है। फिर उसके बाद जो देश में एक पैरेलल इकोनॉमी, BS मिन्हास ने आज से नहीं 70s में लिखा, ये 60s में लिखा था कि एक पैरेलल अर्थव्यवस्था जो है, और तब से पता नहीं कितनी मजबूत हुई होगी। मैं समझता हूँ एक बड़ी ईमानदार ये कोशिश थी और है। और आप देखिए इसमें नकली करेंसी भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नकली करेंसी जैसा भाई साहब ने कहा जो मिल गई थी, काला धन तो है ही है, नकली करेंसी जो बहुत बड़ी चीज थी, जो कि ये तमाम आतंकवाद को फाइनेंस करती है, भोली भाली जनता है उसको जानती नहीं। तो ये तो एक मजबूरी भी थी
कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में चाहे जो भी सरकार होती, मैं आज बता दूं आपको, अगर उसको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ता कि वरना आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट होने के कगार पे थी। जी, जो आंकड़े मतलब आप देख लीजिए कि आरबीआई के आए हुए हैं, खुद अभी कल के पार्लियामेंट में मैं सुन रहा था जब आनंद जी ने जो जो बातें की, आरोप लगाए, जब पीयूष गोयल खड़े हुए तो उन्होंने बताया 2011 के जो आरबीआई के डेटा थे कि कितनी मनी कितने दिनों सर्कुलेशन से कितनी संख्या में बाहर है जी। तो ये ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक ये हुआ है, ये एक्यूमुलेट कर रहा था और इस जगह पे आया। मोदी में विल पावर थी, उन्होंने ये कदम उठाया है और निश्चित तौर पर इसकी रीढ़ आधी टूट चुकी है और आगे भी टूटेगी, बशर्ते कि हम ये देखते रहें, क्योंकि कोई भी नई करेंसी भी एक्यूमुलेट होकर के ब्लैक में कब वो तब्दील होती है लेकिन 10 से 15 साल उसको लगते हैं, एक वक्त लगता है। इस पर अगर विजिलेंट होकर के दिया जाए तो बहुत मुश्किल है आज के दौर में कि व्हाइट को ब्लैक में वो तब्दील करना। एक बयान आया है पूर्व आईबी चीफ डीसी पाठक का, उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन वुड इम्पैक्ट द टेरर फाइनेंसिंग पर्टिकुलरली इन जम्मू कश्मीर। टेररिस्ट आउटफिट लाइक हिजबुल मुजाहिदीन कलेक्ट डोनेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड then route the money into the state through hawala. The terror funding module in place is right now will be affected as the terrorist operatives always store money in the form of big currency. Now money has become a piece of paper now. अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आईएसआई का गोरख धंधा चलता था, कब तक, क्योंकि जो नए नोट जारी हुए हैं, जैसा कि आप कह रहे थे कि जो सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए थे, जो अपेक्षित थे, वो कितने हुए हैं और ये कितना एक कड़ा फैसले के साथ साथ कितना दूरगामी होगा कि दोबारा हमारी अर्थव्यवस्था में नकली नोटों का प्रचलन रोका जा सके। देखिए, दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला ये कि आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। जो तार हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, वही तार जो हमारे टेररिस्ट और उनके जो ग्रुप्स हैं उनके भी हैं। जैसा कि जिक्र हुआ, जैसे ही भारत ने 500 और 1000 के नोट पे यहाँ प्रतिबंध लगाया, आप देखेंगे कि जो सेंटर के रूप में उभरे हैं टेरर फाइनेंसिंग के, और मैंने आपसे ब्रसेल्स का जिक्र किया, ब्रसेल्स में अचानक 118% वृद्धि हो गई रुपए को यूरो में कन्वर्ट करने के लिए। ये पैसा कहाँ से आया, उसके बारे में अगर जांच होनी है, उसके बारे में अगर हमें देखना है, तो डेफिनेटली हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, उनका कनेक्शन इन सेंटर्स के साथ होना अत्यंत आवश्यक है। वो पहली बात। जी। दूसरा, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनको कहाँ से पैसा आ रहा है, और ये कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म ही इस प्रॉब्लम को ले सकता है। आज हमारे पास में एविडेंस है, आज हमारे पास में क्लैरिटी है कि पैसा नेपाल के थ्रू आ रहा है, वो एक डायमेंशन है, लेकिन उससे कई गुना बड़ा पैसा इंटरनेशनल नेटवर्क्स के थ्रू फाइनेंसिंग कर रहा है। जो पैसा यहाँ पंप हो रहा है कैश के रूप में हो रहा है, और वो भारत के कई बॉर्डर से आ रहा है। तो इस सरकार के आने के बाद से जो आंतरिक सुरक्षा है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जो हमारे आर्थिक नियम हैं, उनमें उनको कड़क किया गया है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे डिस्क्लोजर स्कीम्स हैं, जो एमनेस्टी का स्कीम था, आने वाले समय में उसको लेकर के सख्ती और 200% की पेनल्टी, मुझे लगता है कि एक बड़ा हिस्सा हमने साफ कर दिया है। लेकिन वो सफाई कितने दिन रहेगी, ये बड़ा भारी क्वेश्चन है। और क्या क्या प्रभाव होंगे, सकारात्मक प्रभाव होंगे, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आमने सामने। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. प्रकाश सूर्या, जीवन भर साथ का वादा, दमदार मजबूती की मिसाल। प्रकाश सूर्या GI पाइप्स, चले सालों साल। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी, शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी।
Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हाई स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। इन दिनों अपडेटेड रेज्यूमे रखना बेहद जरूरी है। यस माइन प्रफुल्ल कुमार, मेजर प्रफुल्ल कुमार, पैरा स्पेशल फोर्सेस, 3 साल हॉस्टाइल जोन में टफ था। JNK में स्पेशल सर्विस, कुछ नए दोस्त बनाए, कॉम्बैट फ्री फॉल स्पेशलिस्ट, बलिदान के लिए तैयार। जैसा आप देख सकते हैं, आई वेयर माई हार्ट ऑन माई स्लीव एंड माई रेज्यूमे ऑन माई यूनिफॉर्म। विच अदर कंपनी लेट्स यू डू दैट? हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका आमने सामने में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि नोटबंदी के जरिए आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद पर करारा प्रहार किया है केंद्र सरकार ने। हमारे साथ खास मेहमान हैं आलोक जी। इसके पहले आप कह रहे थे कि जो पहले के नोट थे उनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। अब जो कि नए प्रचलन में नोट आ रहे हैं, इनमें क्या कुछ उपाय किए गए हैं? सुरक्षा के निरोधात्मक उपाय क्या कुछ हैं और या क्या कुछ किए जाने चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हर नोट में कुछ सुरक्षा के प्रावधान होते हैं। समय के साथ साथ जब कोई डेडिकेटेड कोशिश कर रहा है, उसको बार बार कोशिश कर रहा है उसको डुप्लीकेट करने की। अगर आपको याद हो, जब पहले शुरू में ये जाली नोट आने शुरू हुए थे तो बिल्कुल फोटोकॉपी टाइप थे। उसमें जैसे जैसे पकड़ते गए वो और इम्प्रूवमेंट करते रहे। लेकिन अब जैसे ही हमने एकदम पूरी तरह से चेंज कर दिया, अगर आप देखें नोटों का जो फॉर्मेट है, गांधी जी की जो तस्वीर थी और जो वो सब चेंज हो गया। इसके कारण इनको डुप्लीकेट करने में अभी समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल असंभव है, पर ISI या जो भी आतंकवादी संगठन है उसके लिए समय लगेगा। और इस बीच में क्या है कि जो बाहर से पैसा आता है, जो बड़े नोटों में आता था, वो एकदम रुक गया है। जब तक ये नए नोट इकट्ठा करेंगे और फिर ट्रांसमिट करना शुरू करेंगे, उसमें समय लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है उगाही का। आपने उत्तर पूर्व के आतंकवाद और पृथकतावादी संगठनों की बात की। ये लोग जो है जनरली जनता से उगाही करते थे। और ये जो नोट हैं, चूंकि लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस के लिए बड़े नोट्स दिए जाते थे 500 और 1000 के, कि 1000 का जो बंडल है अगर उसको 100 के नोटों में करना तो 10 गुना ज्यादा चाहिए।
तो ये क्या करता था, जो उगाही करते थे, जो इकट्ठा करते थे, ये सब इनके बड़े बड़े नोटों में रहते थे, वो एक तो खत्म हो गए। अब जो नई उगाही हो रही है, चूंकि कैश क्रंच है मार्केट में, उतना ही ज्यादा मुश्किल हो रही है उनके लिए। तो इस तरीके से जितने भी आतंकवादी संगठन थे, जो राष्ट्र विरोधी संगठन थे, वो रुक गए। दूसरा क्या है कि क्राइम और टेरर का एक लिंक होता है कि जो लोग अपराधी तत्व है और उनकी आतंकवाद के साथ जोड़ रहती है। अगर आप देखें दाऊद इब्राहिम वगैरह, दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क कैसे चलता था? उगाही से चलता था, लोगों से हवाला से पैसे आते थे और लोगों से पैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते। ये सब जो है हायर करेंसी डिनोमिनेशन में, कोई बैंकिंग में उगाही नहीं करता कि आप बैंक ट्रांसफर कर दीजिए, आरटीजीएस कर दें, ये सारे कैश में होते हैं। तो ये सब पे एक बहुत बड़ी रोक लग गई है। तो सिर्फ आतंक ही नहीं, जितने भी राष्ट्र विरोधी। दूसरा, आजकल एक उग्रवाद का प्रतीक चल रहा है, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, इन सब चीजों की भी जो चल रही है, इनके लिए जो सपोर्ट आ रहे हैं, जो फंड्स आ रहे हैं, कई बाहर से आ रहे हैं, उस पे भी एक रोक लग रही है। और जो धीरे धीरे जो लोग हैं वो इसके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। इसमें गिरावट आएगी निश्चित तौर से। रामकृपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, नक्सलवाद की समस्या, पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या, हथियारों की तस्करी, साथ ही साथ ड्रग्स का कारोबार, इन सबको किस रूप में देखते हैं? एक कहीं ना कहीं, चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लालच भी होती थी, आर्थिक लालच भी नहीं, मैं इसलिए जो आपने उस पर रोक लगेगी। जी, आप भी कह रहे हैं, मैं उसको ही कहूंगा। जी, देखिए 70s के पहले अगर आप ये बात कहते, मैं मान लेता कि 70% हो सकता है कि वो विचारधारा के तहत वो कन्विंस्ड होके आते हैं। जी, लेकिन जो आइडियोलॉजी खत्म, करीब करीब खत्म हो चुकी है पूरी दुनिया से, ये माना गया है, उसमें सिर्फ एक हिंदुस्तान में, एक सर्टेन पॉकेट्स में इतना ज्यादा कैसे प्रभावित लोग उससे हो रहे हैं, यही बात सिर्फ नक्सलवाद पे लागू नहीं होती है। किसी तरह के ये सशस्त्र जो भी, जैसे भी आजकल जो देख रहे हैं, 7-8 साल का, 10 साल का बचपन क्या आइडियोलॉजिकली प्रभावित हो जाएगा कि वो पत्थर फेंकेगा भाई? जी, वो कितनी डेप्थ उसको हो जाएगी अपने रिलीजन के मामले में। जी, तो देखिए, बहुत पहले एक बात किसी दार्शनिक ने कही थी कि भूख से सिर्फ क्रांति ही नहीं पैदा होती, भीख भी पैदा होती है। और सॉरी, भीख से क्रांतिकारी, भूख से सिर्फ क्रांति ही नहीं पैदा होती है, भीख भी पैदा होती है। क्रांतिकारी ही नहीं पैदा होता, भिखारी भी पैदा होता। भिखारी का मेरा मतलब यह है कि जरूरतें इंसान को हमेशा दार्शनिक नहीं बनाती हैं, कई बार ज्यादातर लालची बनाती हैं, और आप उसका फायदा उठाते हैं। तो देखिए, जो आज की तारीख में हिंदुस्तान में आप सोचिए, अभी एक छोटी सी घटना चल रही, जो बैंकों की, कितनी ईमानदार कोशिश हो रही है, लेकिन क्या है कि डेली वेजेज वाला 200 रुपए कमाता है, 250 रुपए कमाता है। एक आदमी जा रहा है कि भाई तू मेहनत करता है, पत्थर तोड़ता है, 200 रुपए पाता है, तू लाइन में खड़ा हो जा, मैं तुझको 500 रुपए दूंगा। और ये सब लाइन में खड़ा हो जाएगा जाकर के, उसका कुछ भी नहीं है। तो ये जो सरकार ने किया है कि स्याही लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो क्या होता है कि मजबूरी का, लालच का, ये जो लालच है ना, ये लोकतंत्र में लालच बड़ी जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप आप उसको कह लीजिए, लेकिन कुछ लोग जिनके पास काला धन है, वो काला धन लालच को और उसको खरीदता है। और ये जो नक्सलाइट, तो मैं कह रहा हूं कि आपने ही भी कहा, 99% सिर्फ पैसे का खेल है। और जितने कारपोरेट बड़े बड़े हैं, आप उनसे अंदर की खबर ले लीजिए, वहां सरवाइव करते हैं। उनसे जो, जिसको बोलते हैं ना, वो क्या उसको बोलते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम उनको चुकानी पड़ती है। तो हालत ये है कि ये सब अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीजें, ये जो एक मतलब जितना बड़ा जोर का झटका है। दूसरी बात आप एक पूछ रहे थे, देखिए इसमें लिए काम और करना पड़ेगा, सिर्फ आप नोटों पर नहीं रह सकते, साथ में साथ आज 2016 का जमाना है, कैशलेस इकोनॉमी। डेनमार्क कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ऑलमोस्ट चला गया है। जैसे जैसे आप जाएंगे, इसका जितना ही प्रचलन खत्म होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बढ़ जाएगा। तो मैं बता दूं, आपका ये मोबाइल के ऐप गांव में भी जा रहे हैं। अब जेम जो इन्होंने निकाला है, जिसके पास भी मोबाइल है, और वो है जनधन योजना, मोबाइल और आधार कार्ड, 3 चीजें हैं, वो आप उससे सब कुछ कीजिए, सारी चीजें ट्रैक होंगी। जो आर्थिक अपराध हैं, जो सामाजिक अपराध हैं, जो संगठित अपराध हैं, उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जितना ही आपका सर्कुलेशन में कैश कम होगा, उतने ही कमर टूटेगी। आप समझिए, निश्चित तौर से जो संगठित अपराध हैं, जो आर्थिक अपराध हैं, जो सामाजिक अपराध हैं, और सीमा पार के सारे अपराधों पर कहीं ना कहीं एक करारा प्रहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे राष्ट्र निर्माण का महायज्ञ कहा और देशवासियों से इसमें अपने सहयोग की आहुति मांगी है। उम्मीद करेंगे एक सबल, सशक्त,
स्वावलंबी राष्ट्र निर्माण में हर तबका अपना योगदान सुनिश्चित करेगा। और अंत में हम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों से समापन करेंगे कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नौ दधीच हड्डियां जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आइए संकल्प लें एक ऐसा दिया जलाने का जिसमें काले धन की काली छाया न हो, सबके लिए उजाला हो, जिसकी तपिश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां स्वाहा हों। रामकृपाल जी, आलोक जी और सचिन जी, आप स्टूडियो आए, आपने अपने विचारों को साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आमने सामने में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।